नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बात कही कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, या लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊबने लगे हैं। देखिए, उन सज्जन ने जो मांग उठाई, वो जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, वो निश्चित तौर पर बिल्कुल वाजिब मांग थी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आदमी भावनाओं में, आवेग में आकर थोड़ा सा ओवरडू कर जाता है। तो उन्होंने ये बात कही, लेकिन किसी भी राजनेता के लिए क्या जनता उससे ऊब गई है, वो प्रिडिक्टेबल है, या जो भी चीजें हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक पैमाना है कि क्या वो राजनेता चुनावी बिसात में अपनी पार्टी, अपने आप को, अपने संगठन को जिता पा रहा है कि नहीं। क्योंकि पब्लिक के पास अपना भरोसा, अपनी बात जताने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है चुनाव। और चुनाव में उस नेता की असली औकात, हैसियत या उसका क्या पॉलिटिकल कैपिटल है, ये पता चल जाता है। और आने वाले समय में कई सारे चुनाव होने हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, कितने लोग ऊब चुके हैं, जो भी है, उनको वहां जाकर अपना वो टेस्ट देना है। बंगाल में, असम में, यूपी में, पंजाब में, अलग अलग जगह, तमिलनाडु में, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो देंगे। लेकिन इस सबसे पहले एक और टेस्ट है, वो है राज्यसभा का टेस्ट। वहां पर भी आपकी जो लीडरशिप है वो दर्शाई जाएगी कि किस तरीके से आप अपनी पोजीशन ऑफ पावर से अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है, उसे यह पता है कि हमने किस तरीके से काम किया, हमारे पास क्या नंबर है, और वहां पर वो अपनी पोजीशन जो है, अपनी पावर जो है, वो उसको असर्ट कर रही है। उसको पता है महाराष्ट्र में इतने जीतेंगे, ये कैंडिडेट है, सेंटर नाम घोषित कर देगा। लोग लॉबिंग करते हैं, करने दीजिए। और जैसे ही नाम घोषित करेगा कोई, आपको मान लीजिए 6 कैंडिडेट वहां पे घोषित होने हैं, जैसे ही 6 नाम घोषित होंगे, 7वां कोई आएगा नहीं, मुझे नहीं दिया जी। या बीजेपी की यह स्थिति नहीं है आज के समय में कि कहीं जाके किसी से भीख मांगे, 1 सीट मुझे दे दो, 2 सीट मुझे दे दो। दूसरे पक्ष में उसके अपोजिट जो अपोजिशन है, उसमें यह हालत है कि राहुल गांधी की पोजीशन ऑफ पावर इस बात से दर्शाई जाती है कि एक एक सीट के लिए कांग्रेस पार्टी भीख मांग रही है, भीख। शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री जो स्कीम लेकर आए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के पास, मतलब आप ये समझिए कि अपनी ही पार्टी पर अब भरोसा नहीं रहा। और किस तरीके से जो कांग्रेस के अंदर चलन है, जो जितनी ज्यादा गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देगा उसको सीट मिलेगी, उसका भी यहां साफ साफ प्रदर्शन हो रहा है कि कांग्रेस में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है प्रधानमंत्री को गाली दीजिए। यह दर्शाता है जो टॉप लीडरशिप है वो कितना कमजोर है, खुद की लकीर बड़ी नहीं कर सकता। इसलिए जितने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जो दूसरे के ऊपर कितना कीचड़ उछाल सकते हैं, उसके लिए लगे हुए हैं। और उसमें जो अंदरूनी गुटबाजी है वो सामने आ रही है। 16 मार्च को 37 सीटों पर चुनाव है। इस साल लगभग 71 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है। पहले फेज में 37 पर हो रहा है। उसमें महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ऐसे करके लगभग 10 राज्यों में है। किसी में 1 सीट, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 7, इस तरीके से है। कांग्रेस से यह तय है कि 2 लोग तो राज्यसभा जाएंगे ही जाएंगे। कांग्रेस बहुत ज्यादा लोगों को जिता भी नहीं सकती, उसके हाथ में है ही नहीं। एक खड़गे साहब, बड़े वाले खड़गे साहब, क्योंकि भैया आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अगर चुनाव नहीं लड़ेगा, राज्यसभा नहीं जाएगा, तो भैया काम नहीं बनेगा। और दूसरे सज्जन है अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि वो हर मर्ज की दवा है। लगभग 1.5-2 दर्जन केस हो चुके हैं राहुल गांधी पे। अब उन्हें जमानत पर अपने प्रभाव से, अपनी वकालत से कैसे बचाया जाए, ये अभिषेक मनु सिंघवी भैया तुरुप का पत्ता उनके हाथ में है। और हरियाणा में तो, माफ कीजिएगा, हिमाचल में तो एक बार वो हाथ जला चुके हैं, तो तेलंगाना से वो तो आने वाले हैं। अब जो 2-4 सीटें बची हैं, कुछ कहीं से आ सकते हैं, थोड़ा बहुत कर्नाटक है, उसके अलावा कहीं संभावना नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आप हरियाणा से सोचते हैं किसी को लाने के लिए, तो भैया हरियाणा का तो इतिहास रहा है कि वहां पे कलम बदल जाती है। हिमाचल से सोनिया गांधी इसलिए नहीं लड़ी थी कि भैया कहीं खेल ना हो जाए, और वो बारीकी से बच के राजस्थान से आ गई थी और उस खेल में फंस गए थे अभिषेक मनु सिंघवी। तो अब कांग्रेस के अंदर एक लंबी लिस्ट है उन नेताओं की जो राज्यसभा जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लोकसभा, विधानसभा, ये सभा, वो सभा, सारी सभाओं में कोई उम्मीद नहीं है कहीं से कांग्रेस उन्हें पहुंचा पाएगी। तो राज्यसभा एक मात्र रास्ता है, उसके लिए लोग तपस्या में लगे हैं।
अलका लांबा है, कन्हैया कुमार है, सुप्रिया सिनेत है, पवन खेड़ा है, अब ये दिग्विजय सिंह है, कई सारे नाम है। ये सब जो नाम है ये चाहते हैं कि राज्यसभा जाए, इसलिए जो जितना गाली देगा ये प्रयास है कि राहुल गांधी उतना पसंद करें। अब हुआ यह है कि एक बंद लिफाफा सोनिया गांधी ने केसी वेणुगोपाल को दिया कि ये लिफाफा लेकर जाओ दक्षिण में तमिलनाडु, और उस लिफाफे को लेकर केसी वेणुगोपाल पहुंचे, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पहुंचे, और एआईसीसी के जो इंचार्ज हैं तमिलनाडु के वो पहुंचे, और वहां पे उनकी एक मीटिंग होती है। और जब वो स्टालिन के सामने बैठते हैं तो स्टालिन से कहते हैं कि भैया हमें 3-4 मुद्दों पर बात करनी है। पहला, सीट शेयरिंग, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है तो हमें सीट शेयरिंग कर लेते हैं। पिछली बार हम 25 सीटों पर लड़े थे, 18 पे जीते थे, इस बार लगभग 28 या 30 के आसपास हम सीट मांग रहे हैं। स्टालिन ने कहा इस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे, हमें बात नहीं करनी इस पे, बाद में देखेंगे, आगे बोलो। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो आने वाला, जो अभी हमें मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी चाहिए, वहां पर भी बात नहीं बनी, क्योंकि अब चुनाव 1-2 महीने में आने वाले हैं, तो मंत्रिमंडल में तो जगह मिलने वैसी भी नहीं वाली है, और कांग्रेस को लेकर कोई बहुत फायदा भी नहीं है। और कांग्रेस की हालत यह है, इंडिया अलायंस के खुद के साथी, आप चले जाइए जम्मू कश्मीर में सीट मिली मिनिस्ट्री की? नहीं। तमिलनाडु में 5 साल से सहभागी बने हुए हैं, लोकसभा 7 लड़ लिए, सब लड़ लिए, वहां भी कोई मिनिस्ट्री नहीं मिला, मिनिस्ट्रियल बर्थ नहीं मिली। अब उन्होंने कहा कि भैया जब तुम हमें सीट शेयरिंग पे अभी बात नहीं कर रहे, तुम अपना टाइम लेना चाह रहे हो, जो भी है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, तुम हमें लोकल बॉडी में रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाह रहे, तुम हमें मिनिस्ट्री की बात नहीं करना चाह रहे, तो एक काम करो, हमें एक राज्यसभा की सीट दे दो। और ये सीट मांगी गई है पवन खेड़ा के लिए, कि जो खेड़ा साहब हैं उनकी तपस्या में 2022 में तो कमी रह गई थी, क्योंकि पवन खेड़ा का नाम 2022 में भी चला था, और जब उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिली थी तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई है, शायद इसलिए मुझे नहीं मिला है। और उस तपस्या का इतना मजाक उड़ा कि संबित पात्रा ने तो चलती डिबेट में ही पूछ लिया था कि भैया वो जब तुम उनके साथ रहते थे शीला दीक्षित के 500 करोड़ का क्या हुआ? अब मैं नहीं कह रहा, ना मुझे पता 500 करोड़ की क्या कहानी है, लेकिन संबित पात्रा ने सवाल पूछा था। खैर वो भी दिल्ली की उस समय राजनीति कर रहे थे, बाद में वो उड़ीसा पहुंचे, वहां से सांसद बने हैं, लेकिन दिल्ली में ही उनकी राजनीति चल रही थी, तो हो सकता है पावर कॉरिडोर में उन्हें कुछ बहुत सारी जानकारियां हो, इसलिए उन्होंने चलती डिबेट में पूछ लिया था। लेकिन जो फ्रंट रनर अप थे, जो पहले सबसे आगे दौड़ रहे थे इस राज्यसभा की सीट के लिए, वो थे पवन खेड़ा और सुप्रिया सिनेत। सुप्रिया सिनेत महाराजगंज से चुनाव लड़ चुकी हैं, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, उसके अलावा ईटी नाउ में तो वो चीफ एडिटर रही थी, वहां से उन्होंने त्यागपत्र दिया, उसके बाद जाकर वो चुनाव लड़ी महाराजगंज से, उनके पिता खुद एमपी रहे हैं। जो उन्हें वोट मिला था ना, जो वर्तमान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनके खिलाफ लड़ी थी, उनका टोटल वोट शेयर था 5.91%, कुल 72,500 वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी। उसके बाद इसका रिवॉर्ड मिला उन्हें, वो स्पोक्स पर्सन बन गई। अब सोशल मीडिया में, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन सोशल मीडिया में गाली वाली आंटी के नाम से उनका नाम मशहूर हो गया, क्योंकि जिस तरह की थितराई वो महिला करती थी, और बाद में अगर कोई कुछ कहे तो महिला कार्ड निकाल लेती थी, और जिस तरीके से हावी होने का प्रयास करती थी, तो स्वाभाविक है लोगों ने अपने अपनी तरफ से नाम रख लिए। अब वो है सोशल मीडिया की हेड, पवन खेड़ा है पूरे मीडिया और पब्लिसिटी के हेड। अब इन दोनों में यह था कि कौन ज्यादा थितराई फैलाए ताकि राज्यसभा मिल जाए। अब ये कन्हैया कुमार, अलका लांबा, ये तो बहुत पीछे रह गए रेस में। अब बात चली है कि पवन खेड़ा का नाम इस लिस्ट में भेजा गया है दक्षिण, लेकिन ये खबर हो गई लीक, द इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छाप दी। तो क्या संभावना है कि ये जो खबर है इसको सुप्रिया सिनेत की टीम की तरफ से लीक किया गया, ताकि पब्लिक डोमेन में आ जाए और बात बनने से पहले बिगड़ जाए? क्योंकि अगर आपको किसी की राजनीति खराब करनी है ना, ये बात तय मान के चलिए कि जब तक चीज एग्जीक्यूट ना हो जाए उससे पहले आप उसे लीक कर दो, उसमें इतना कुछ हो जाता है कि संभावनाएं, हो सकता है कि हो जाए, हो सकता है पवन खेड़ा को राज्यसभा मिल जाए, लेकिन उससे पहले ही इतना उसके अंदर चरस बो दो कि संभावनाएं कम होने लगे। अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि केसी वेणुगोपाल नाम लेकर गए हैं स्टालिन के पास पवन खेड़ा का, अब हो सकता है पीछे बहुत सारे लोग लग जाए। कन्हैया कुमार का भैया मेरी क्या गलती है, मैं तो कम्युनिस्टों को छोड़ के आया हूं। अलका लांबा कहेगी कि मेरी क्या गलती है, मैं तो दिल्ली की सड़कों पर लेट गई थी प्रदर्शन करने के लिए और क्या क्या नहीं किया।
ऐसे बहुत से नाम हैं जो आ जाएंगे। उसके अलावा दिग्विजय सिंह खुद रिटायर हो रहे हैं, वो भी कह सकते थे भैया ये पवन खेड़ा तो आज का है, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं 2-2 3-3 बार, मुझे क्यों नहीं मिल सकता। तो हो सकता है कि इन संभावनाओं को पलीता लगाने के लिए इधर खबर लीक कर दी गई हो। तो अभी डीएमके की तरफ से कोई भी अश्योरेंस नहीं मिला है, क्योंकि अभी तमिलनाडु में 4 सीट मिलेंगी लगभग इंडिया अलायंस को, उसके अलावा वेस्ट बंगाल में वो ज्यादातर ममता लेके चली जाएंगी, महाराष्ट्र में 1 सीट मिलनी है, उसमें भी शरद पवार फंस गए हैं। अब शरद पवार जाएंगे कि प्रियंका चतुर्वेदी जाएंगी कि फौजिया खान जाएंगी कि रजनी पाटिल जाएंगी, वो सब फंसे हुए हैं। और कांग्रेस ने और उद्धव ठाकरे ने ये शर्त रख दी है शरद पवार के साथ कि आप एनसीपी का जो अलायंस होना है, जो हो संभावित जो चर्चा चल रही है, वो नहीं करोगे, क्योंकि आप करोगे तो फिर आप दूसरी पार्टी में चले जाओगे, हम तुम्हें पता लगा राज्यसभा भेजे और उधर से तुम विलय कर लो और भाग जाओ दूसरी साइड, हमें तो नुकसान हो जाएगा। अब शरद पवार उसकी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये गारंटी दी तो राजनीति वैसे खत्म है, क्योंकि एनसीपी फिर उस धड़े में चली जाएगी, तो ये फंसे हुए हैं। जो शरद पवार अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए खेल कर रहे थे, अब अपना राजनीतिक भविष्य खराब हो गया। ये स्थिति आज उन शरद पवार के साथ है और 2.5 जिले का चाणक्य है। लेकिन महाराष्ट्र की मीडिया, अरे साहब ये जो सोचते हैं वो महाराष्ट्र करता है, जो महाराष्ट्र करता है वो राष्ट्र करता है। ये स्थिति आज लाकर उनके भतीजे ने लाकर खड़ी कर दी। वो मतलब एक दुर्भाग्य है कि निधन हो गया, वो अलग चीज है। प्रियंका चतुर्वेदी, अरे मोदी जी बड़े अच्छे हैं, ये है वो है, उनके गुणगान गाने लगी। तो कुल मिलाकर जो मैं बात शुरू कहां से की, बात शुरू की कि आपका जो राजनीतिक कौशल है, आपकी जो नेतृत्व क्षमता है, वो चुनाव जीतने से और उसके बाद अपनी उस पावर को असर्ट करने से आती है कि आप कितने बड़े नेता हैं। पहले आप चुनाव हारे, उसके बाद आप अपने आप को ना असर्ट कर पा रहे। आपकी स्थिति यह है कि जब आसाम से एक नेता छोड़कर चला जाता है और जब आप उससे फोन पर बात करते हैं और वो ये कहता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है कांग्रेस के अंदर, तो आप क्या कहते हैं? आप ये नहीं कहते कि ठीक है मैं ध्यान दूंगा, बात करूंगा, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी, आपका ध्यान रखा जाएगा। 100 तरीके से बात की जा सकती है। आप कह रहे तुम्हारी क्या उड़ रही है जी मजाक, मेरी खुद उड़ रही है। मतलब आप उसके मजे ले रहे हो या अपनी कॉम्पिटेंसी बता रहे हो। और ये बात हर किसी को पता है पार्टी के अंदर, इसीलिए बगावत होती है, इसीलिए हर कोई सवाल उठाता है। अब एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एक प्रपोजल दिया है कांग्रेस को। उन्होंने ये कहा है कि मुझे राज्यसभा भेज दो, मैं बाद में जो उड़ीसा में बीजेडी है उससे 1 सीट आपको दिलवा दूंगा। ये प्रपोजल भी आया। अब ये नहीं पता ये भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से आया है कि दिग्विजय सिंह की तरफ से आया है, क्या है, जो भी है, ये प्रपोजल भी दिया जा रहा है। अब स्थिति ये हो गई है कांग्रेस की कि अपने आप तो वो किसी को भेजने में सक्षम नहीं है, भेजेंगे किसे? अध्यक्ष को और अपने वकील को, तीसरे को भेजने की क्षमता है नहीं। तो भैया थोड़ा सा दक्षिण से मांग लो, थोड़ा सा पूरब से मांग लो। ये स्थिति है आज कांग्रेस की। और ये आने वाले समय में राहुल गांधी का इंडिया अलायंस में क्या स्थिति होगी, क्या नेतृत्व क्षमता वो व्यक्ति होल्ड कर सकता है, ये दर्शाता है। जो व्यक्ति अपने बलबूते 4 आदमी को राज्यसभा ना भेज पाए, वो राष्ट्रीय नेता है, वो जननायक है। सिवाय इसके कि उसकी इंस्टाग्राम रील पे 5 मिलियन आते हैं जी, मोदी जी पे 3 मिलियन व्यूज आते हैं, बीजेपी का यूट्यूब चैनल पे 1 लाख व्यू आते हैं, हमारे पे 10 लाख व्यू। इसके अलावा क्या उपलब्धि है आपकी कि आपको अलग अलग पार्टियों से जाके भीख मांगनी पड़ रही है? ये उपलब्धि है आपकी। और अभी तो पार्टी में जो बहुत लोग इंतजार में बैठे हैं ना, राज्यसभा मिलेगी। अब चलो भैया, हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे चलो 37 में नाम नहीं आया, अगले वाले में आ जाएगा, टोटल 71 पे होना है ना, कि अगले 34 में आ जाएगा। जब वहां वही नहीं आएगा तो कौन ऐसा होगा जो अपनी राजनीति के 10-20 साल बिना सत्ता का सुख भोगे गुजार देगा? निश्चित तौर पर नहीं होगा। फिर कोई सुष्मिता देव की तरह दूसरी पार्टी देखेगा, फिर कोई तीसरी पार्टी देखेगा, कोई प्रियंका चतुर्वेदी की तरह शिवसेना में चला जाएगा, फिर इधर उधर भागेंगे। फिर आप कहेंगे आरएसएस की साजिश है, ये मोदी ने तोड़े हैं। इसलिए कहता हूं किसी भी राजनेता की सिर्फ और सिर्फ एक पैमाना है, गांधी परिवार को छोड़ के,
क्या आप चुनाव जिता सकते हैं या नहीं, क्या जनता का आप पे विश्वास है या नहीं, इसके अलावा कोई तीसरा पैरामीटर नहीं है। खैर, राज्यसभा का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी डीएमके ने कह दिया भैया तुम्हें राज्यसभा कैसे दे दे, अगर पवन खेड़ा वाला ही एपिसोड उठाएं तो तुम्हें कैसे दे दे, क्योंकि हमने तो एक नई पार्टी है डीएमडीके विजयकांत की, उसको भी एकोमोडेट करना है। पिछली बार हमने राज्यसभा कमल हसन को भेजा था, हो सकता है इसे भी कुछ देना पड़े। अब पवन खेड़ा से तो ज्यादा ही बेहतर स्थिति में होंगे विजयकांत तमिलनाडु में। खैर, जो भी होगा, इसमें से क्या निकल के आता है, जो भी है, कांग्रेस के अंदर जबरदस्त लट्ठम लट्ठा होने वाली है, क्योंकि सुप्रिया सिनेत कहेंगी भैया गाली में तो हमारी भी कमी नहीं रही, तपस्या तुमने भी कितनी की, लेकिन गालियां तो हमारी भी उससे अच्छी वाली ही थी, फिर हमें क्यों नहीं। तो बहुत चीजें हैं, निकल के आएंगी, एंजॉय कीजिए। ये एकमात्र ये बानगी है किस तरीके से नेतृत्व कमजोर होता है तो नीचे जो सैनिक है ना, किस तरीके से विद्रोह करने लगते हैं, किस तरीके से काबू से बाहर होने लगते हैं, ये आपको कांग्रेस में आने वाले समय में दिखाई देगा। असम से तो शुरू हो ही गया। खैर, इस पे जो भी नई अपडेट आएगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।